स्कूलों की संख्या कम इसलिए की जाएगी ताकि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा सके। स्कूल बढ़ेंगे लेकिन सरकारी स्कूल कम होंगे तो फिर स्कूली शिक्षा में किसका दबदबा रहेगा, आप समझ सकते। टर्की में एक चुटकुला बहुत प्रसिद्ध है कि एक इंसान को जेल भेजा गया और उसने जेल जाते ही पूछा कि ये किताब इस जेल में मिलेगी क्या? तो जेलर का जवाब था कि किताब तो नहीं है लेकिन किताब लिखने वाला जेल में है। आज भारत की स्थिति ये है कि किताब लिखने वाला जेल में है, किताब पढ़ने वाला जेल में है, किताब को पढ़ाने वाले जेल में है। और जब ऐसे लोग शिक्षा नीति बनाएं और ये दावा करें कि ये शिक्षा नीति समाज में बराबरी लाएगी, समावेशी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों की मंशा क्या ही हो सकती है। एक तरफ इक्वालिटी की बात करेंगे, राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, दूसरी ही तरफ एक लड़की को केवल इस वजह से शिक्षा के संस्थान में दाखिल नहीं होने देंगे कि उसने क्या पहना था। एक कपड़ा आपके शिक्षा के अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? जब राइट टू एजुकेशन आया था उसकी तमाम सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, अपने आप में एक बहुत अच्छा कानून नहीं था, बहुत सारी चीजें उसमें छोड़ दी गई थी, लेकिन फिर भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत उसमें था, 2010 में कुछ विद्यालय हैं जिन्होंने पेटिशंस दायर की थी कि हमें मजबूर किया जा रहा है 25% जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनके बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला देने के लिए, और ये हमारे राइट टू प्रोफेशन का वायलेशन है। वो आर्टिकल 19 को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जहां पे 3 जजेस के बेंच ने बहुत साफ साफ कहा था कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी से जुड़ा हुआ है। अगर हम राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जो बिना सामाजिक न्याय, बिना बराबरी के नहीं इमेजिन किया जा सकता है, तो इस बराबरी, इस सामाजिक न्याय को स्थापित करने वाली शिक्षा भी गैर बराबर नहीं हो सकती है, चाहे हम स्कूल की बात करें, चाहे हम हायर एजुकेशन की बात करें। इस देश में शुरू से ही शिक्षा में गैर बराबरी रही है, स्कूलों के लेवल पर भी और हायर एजुकेशन के लेवल पर भी। स्कूलों के लेवल पे हमने देखा है कि किस तरह दशक दर दशक सरकारी स्कूलों के क्वालिटी को गिराया गया है ताकि प्राइवेट स्कूल्स को प्रॉफिट मिल सके, प्राइवेट स्कूल्स का कारोबार, उनकी दुकान चल सके। अगर कोई शिक्षा, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको 200 रुपए में या मुफ्त में मिल सकती है, तो क्यों लोग अपनी जिंदगी को एकदम अपने बच्चों की पढ़ाई में झोंक देंगे पैसा कमाने के लिए कि उनको अच्छी शिक्षा दे पाए। स्कूल में तो ये एस्टैब्लिश हो ही गया था, और आज जो हम हायर एजुकेशन पे जिस तरीके के अटैक देख रहे हैं, जिस तरीके के अटैक भारत के जो सबसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले पब्लिक संस्थान हैं उन पे देख रहे हैं, उनसे मंशा साफ है कि इनकी क्वालिटी तो गिरा नहीं पाए, तो क्यों ना इनके खिलाफ ऐसी साजिश रची जाए, इनके खिलाफ कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जाए कि लोग अपने बच्चों को यहाँ पे बेचने से डरे। तो हमको देखना पड़ेगा कि इस नीति को जो बनाने वाले हैं उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा बहुत पहले तय हो गई थी। ये जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा को बेचने की नीति है। जैसा कि अभी कहा, दिस इज नो एजुकेशन फॉर पुअर, नो एजुकेशन फॉर पीपल। बहुत पहले भारत हायर एजुकेशन को विश्व के बाजार में बेच आया है और कमिट कराया है कि वो शिक्षा को बेचेंगे। यही इस पूरी शिक्षा नीति का उद्देश्य है। इसीलिए जहां कहीं भी एक्सपेंशन की बात हो, जहां कहीं पे भी शिक्षा का दायरा बढ़ाने की बात हो, वहां पे अपने आप सरकार जिम्मेदारी ना लेते हुए पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का जकूफा छोड़ देते हैं। वो कौन सा ऐसा प्राइवेट है जो बिना प्रॉफिट के शिक्षा में अपना रिसोर्स लगाएगा, अपना पैसा लगाएगा। हमने देखा है किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जब स्कूल के लेवल पे हुआ
तो एक सिलसिलेवार तरीके से जो उत्पीड़ित तबके के लोग थे उनको शिक्षा से बाहर रखा गया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बाहर रखा गया। जब शिक्षा, स्कूली शिक्षा में इतनी गैर बराबरी है, उसका असर हायर एजुकेशन पे साफ साफ दिखता है। हायर एजुकेशन में पिछले 10 सालों में सुसाइड रेट स्टूडेंट्स के अमंग जिस तरीके से बढ़े हैं, उनका एक बहुत बड़ा कारण है कि इस समाज में जिस तरीके के डिविजन्स हैं, जिस तरीके से समाज बटा हुआ है, स्कूली शिक्षा भी बटी हुई है। वो स्कूली शिक्षा जो उत्पीड़ित तबके से छात्र आते हैं उनको उसी तरीके से एम्पावर स्किल नहीं करती है जैसे प्राइवेट स्कूल की शिक्षा अमीर घरानों के लोगों को करती है। ये एजुकेशन पॉलिसी इंक्लूजन की बात करता है और इसके बस बहुत कुछ कम शब्दों में 4 घोर कॉन्ट्रडिक्शंस आपके सामने रखती हूँ। इंक्लूजन और मैसिफिकेशन की बात करने वाला कोई भी सरकार स्कूलों के रैशनलाइजेशन की बात कैसे कर सकता है? स्कूलों का रैशनलाइजेशन मतलब सरकारी स्कूलों की संख्या को कम किया जाएगा। एक ऐसे देश में जहां की आबादी इतनी है और बढ़ ही रही है, उस देश में कोई एक कॉमन सेंसिकल आर्गुमेंट बता दीजिए कि स्कूलों की संख्या कम करने का लॉजिक क्या हो सकता है? स्कूलों की संख्या कम इसलिए की जाएगी ताकि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा सके। स्कूल बढ़ेंगे लेकिन सरकारी स्कूल कम होंगे तो फिर स्कूली शिक्षा में किसका दबदबा रहेगा? आप समझ सकते हैं। एक शिक्षा नीति जो इंक्लूजन की बात करती है, जो अपने पहले के 2-3 पेजों में ही इस बात को एक्नॉलेज करती है कि शिक्षा लिबरेशन का टूल है, वो शिक्षा नीति मल्टीपल एग्जिट की बात कैसे कर सकती है? क्या एग्जिट शिक्षा के अलग अलग स्तरों पे अपने आप नहीं है? आप 10वीं कक्षा पास करके वहां पे बैठ थोड़ा ही जाएंगे, आप ग्रेजुएशन खत्म करके अपनी बीए की क्लासेस में बैठ थोड़ा ही जाएंगे, आप एग्जिट करेंगे। शिक्षा संस्थानों का काम आपका एग्जिट कराना नहीं है, आप पास हो जाइए, आप एग्जिट कर जाएंगे। उनका काम है आपको रिटेन करे रखना। उनका काम है कि जब आप एक शिक्षा के संस्थान में दाखिला लेते हैं, इंक्लूजन वहां पे कंप्लीट नहीं होता है। इंक्लूजन सिर्फ एंट्री या इनरोलमेंट का नाम नहीं है। इंक्लूजन का मतलब है कि वहां पे रहते हुए आपको उसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के पार्टिसिपेशन में आपका एक्सेस रहेगा, नॉलेज प्रोडक्शन में आपका एक्सेस रहेगा और संस्थान आपको वो तमाम सारे एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा जो आपको अपनी शिक्षा कंप्लीट करने में साथ दे। अगर किसी भी कारणवश स्टूडेंट्स शिक्षा से बाहर हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इसका उपाय उनके छोड़ने को लेजिटिमाइज करना नहीं है, उन कारणों को सोचना है और उन सॉल्यूशंस को सोचना है जिनकी वजह से वो वहां पे रह पाए। अगर और कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, 3 साल के ग्रेजुएशन को कहते हैं 3 साल काफी नहीं है, चौथे साल के बिना तो आप कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। आप चौथे साल के बिना नहीं सीख सकते हैं, लेकिन 1 साल करके जा सकते हैं। ये किस तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन है? किस तरीके, मतलब कॉमन सेंस भी अगर यूज किया जाए तो इस शिक्षा नीति का कोई सार ही नहीं निकल के आता है। और आप खुद सोचिए वो कौन से लोग हैं जो 1 साल करके 2 साल करके निकलना चाहेंगे या निकलने को मजबूर होंगे। एक्चुअली ये ड्रॉप आउट्स नहीं है, इन्हें पुश आउट्स कहते हैं। किसी अमीर का बच्चा 1 साल करके नहीं निकलेगा, ये वो लोग होंगे जो बहुत मुश्किल से उच्च संस्थान में आए हैं और फिर परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक तंगी के कारण उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में क्या संस्थान का काम उनको जाने देना है डिग्री पकड़ा के, या वो सॉल्यूशंस तलाशना है जिनकी वजह से वो बने रहे? मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, एजुकेशन पढ़ाती हूँ, ऐसे डिसिप्लिन से जिनमें ज्यादातर महिलाएं आती हैं। बहुत बार ये हर साल की कहानी है कि कुछ छात्राएं आके कहेंगी कि घर से शादी का प्रेशर है, और बहुत बार वो इस प्रेशर से ये कह के लड़ती है कि 3 साल की ग्रेजुएशन है, मेरे 3 साल पूरे हो जाने दीजिए, 2 साल की एमए है, मेरे 2 साल पूरे हो जाने दीजिए। अब हम उनको बोल रहे हैं अरे 1 साल के बाद परिवार बोल रहा है छोड़ दो हम डिग्री दे देंगे। ये कौन सा इंक्लूजन है? ये शिक्षा बात करती है डिजिटल एजुकेशन की। डिजिटल एजुकेशन, पहले तो हम जानते हैं कि इस हमारे देश दुनिया में कितना डिजिटल डिवाइड है, पर मान लीजिए ये डिजिटल डिवाइड ना भी हो, किसी जादू से रात भर में ये डिजिटल डिवाइड बढ़ जाए,
तब भी सोचिए, क्या शिक्षा सिर्फ कंटेंट को ग्रहण करना है? सबसे ज्यादा स्कैफोल्डिंग, हैंड होल्डिंग, बातचीत की जरूरत उस स्टूडेंट को होती है जो उत्पीड़ित तबके से आता है। जब ऑनलाइन शिक्षा का दौर चल रहा था इस बीच, तो सबसे ज्यादा एक चीज जो खलती थी एक शिक्षक होने के नाते, वो ये थी कि मैं देख नहीं पा रही थी कि कौन सा छात्र आज एब्सेंट है। मैं ये नहीं जान पा रही थी कि कौन नहीं बोल पा रहा है, किसको शायद मेरी जरूरत होगी। तो ये डिजिटल एजुकेशन डिवाइड घटाएगी नहीं, डिवाइड बढ़ाएगी, क्योंकि जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो आके इंटर्नशिप वाला, हैंड होल्डिंग, मेंटरिंग वाली शिक्षा लेगा, और जो पहले से ही उत्पीड़ित है, मार्जिनलाइज्ड है, उसको आप सबसे थर्ड ग्रेड सिर्फ एक एसिमिलेशन वाली शिक्षा देंगे जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग का कोई बात नहीं है। एक आखिर की बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि शिक्षा के संस्थानों में शिक्षा सिर्फ क्लासरूम के अंदर नहीं, बाहर भी होती है। अगर आज हम यहाँ पे सब खड़े हैं, हमारे बहुत सारे प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स टूटे हैं क्योंकि हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से आए हुए छात्रों के साथ दोस्ती किए, उनसे मिले, उनसे सीखे। ये लोग चाहते हैं कि हम ना मिले, एक दूसरे के बारे में जो भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, प्रेजुडिसेस हैं, वो बने रहे, हम बटे रहे, और एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, मोबिलाइजेशन कभी पॉसिबल ही ना हो सके तो संस्थानों को खत्म कर दे। इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ने की जरूरत है। आप सभी छात्रों को क्रांतिकारी सलाम, जिन्होंने इस स्लोगन को जिंदा रखा, इस नारे को जिंदा रखा, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।